हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं आग और दहन के बारे में। और आज की वीडियो जो कि बहुत खास होने वाली है, जो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस वीडियो में हम 8th बेस से लेके एक हाई लेवल तक की चर्चा करेंगे, जो कि हमारे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आते हैं, उन सब में हम यहाँ पे विचार करेंगे। तो एनसीईआरटी नोट्स के सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने ला रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो करते हैं प्रारंभ। और इसमें पहली स्लाइड जो है हमारी, वो है कि जैव मंडल क्या होता है। जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। तो जैव मंडल, अगर मैं जो यहाँ पे लिखा है पहले वो पढ़ूंगा, फिर अपने वर्ड में इसको समझा दूंगा आपको। तो जैव मंडल है कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन करने योग्य है। अब पहला क्वेश्चन इसमें से माइंड में आता है कि सजीव कौन होते हैं। तो सजीव कौन होते हैं बताओ, जिसमें जीवन होता है ना, वो सजीव होते हैं। और जिसमें जीवन यापन करने योग्य हैं, मतलब कि जैव मंडल वह होता है जहाँ पे क्या होते हैं कि जो सजीव होते हैं वो रहते हैं और अपना जीवन का यापन करते हैं, उनका जीवन यहाँ पे चलता है, तो उसको कहते हैं जैव मंडल। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे और चलते हैं, जिसमें है कि जैव विविधता। अब हमने पढ़ा जैव मंडल, जैव मंडल हमने बोला कि जहाँ पे क्या है, सजीव रह रहे हैं, है ना, जहाँ पे सजीव रह रहे हैं वो हमारा जैव मंडल हो गया। अब जैव विविधता क्या होता है, तो पहले इसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर इसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। ठीक है। अब देखो मैं बोलूँ, जैव विविधता होता है कि एक कोई क्षेत्र है पर्टिकुलर, वहाँ पे कितने प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, कितने प्रकार की स्पीसीज वहाँ पे निवास कर रही हैं, ये हमारी क्या होती है, जैव विविधता। जैसे मैं बोलूँ कि अगर हम बात कर लें जिम कॉर्बेट पार्क, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि जैव विविधता क्या है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे टाइगर भी है ना, और एलिफेंट भी मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार के, मतलब वहाँ पे जीव जंतु पाए जाएंगे। मतलब एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के जब जीव जंतु पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं जैव विविधता। आई होप ये पॉइंट आपको याद हुआ होगा। तो वैसे ये जो यहाँ पे पॉइंट था, इससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि जैव विविधता मतलब क्या होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है। तो वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार की विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। आया समझ में कुछ, नहीं आया होगा। जो नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, वन्य जीव या फिर वन्य प्राणी अभयारण्य ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वन्य प्राणियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाता है। आई होप थोड़ा सा कुछ और समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा सा पहले वाले से कुछ बड़ा पॉइंट कुछ माइंड में आया होगा। तो देखो, वन्य जीव अभयारण्य होता है जिसमें वन के जो जीव हैं, किसी विशेष जीव को वहाँ पे क्या हो, सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। जैसे मैं भारत के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य का अगर नाम लूँ, जैसे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, बिहार में है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, हमारा झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, झारखंड। पलामू वन्यजीव अभयारण्य हमारा झारखंड। ये मैंने कुछ वैसे नाम लिए हैं। वैसे हमारे बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य जहाँ पे क्या होते हैं, कुछ जीवों को सुरक्षित रखा जाता है उनके आवास स्थान पर, और बिना किसी, यहाँ जैसे ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है ना कि किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित, मतलब कोई भी बाहरी इसमें छेड़खानी नहीं होगा। ठीक है। तो उसको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है, उनको बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। नेक्स्ट आगे स्लाइड में बढ़ते हैं, जिसमें है राष्ट्रीय उद्यान। जैसे अभी मैंने आपको एक बताया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें क्या होता है, तो वन्य जंतुओं के लिए वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। देखो इसमें
पॉइंट इसमें अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो मैं अपनी पॉइंट में उसमें लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको कि राष्ट्रीय उद्यान वह होता है जिसमें किसी जीव, किसी जंतु, वहाँ के प्राकृतिक जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी वहाँ पे औषधियाँ हैं, ठीक है, और जितने वहाँ पे पहले से संरक्षित, वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि पुरानी अगर कोई वहाँ पे इमारत वगैरह हैं या कोई भी वहाँ पे ऐसे क्षेत्र है, उन सबको क्या होता है उसी एरिया में पूरे में सुरक्षित रखा जाता है। उनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ के जितने भी ये संसाधन हैं, जितने पेड़ पौधे होंगे, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का उपभोग वहाँ के जीव जंतु, वहाँ पे रह रहे जितने भी चीज़ें हैं, कीट पतंगे बोलें, जितने जीव जंतु हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, उनका वो उपयोग कर सकते हैं। तो ये किस में आएगा, राष्ट्रीय उद्यान में आएगा। अब मैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का कुछ नाम लूँ तो पहले तो जिम कॉर्बेट जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में हो गया। चिल्का नेशनल पार्क उड़ीसा में हो गया, ठीक है। फिर आता है भगवान महावीर स्वामी जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पे है, गोवा में। अंसी नेशनल पार्क या फिर अंसी नेशनल मतलब राष्ट्रीय उद्यान बोलूँ इसको, कहाँ पे होगा, कर्नाटक में हो गया। और अन्नामलाई, अन्नामलाई कहाँ पे है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में हो गया। और बांधवगढ़ हमारा कहाँ पे, एमपी में है, ठीक है। और आता है बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। अब बांदीपुर को ऐसे भी याद कर सकते हो कि बांदा कैसे, बांदा बहुत टाइट से कैसे बांधा, कर्नाटक बहुत टाइट से बांध दिया, तो बांदीपुर पूरा बांध दिया, कैसे, टाइट से, कर्नाटक करके पूरा करना, पूरा टाइट से बांध दिया टाइप, कैसे याद कर सकते हो, बांदीपुर कहाँ, कर्नाटक में। तो ये हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। आई थिंक इस बार समझ में आ गया होगा। जैसे अभी आगे बढ़ते हैं, चलो फिर उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा आपको। इसमें आगे है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह है जहाँ पर वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पूरे जो यहाँ पे लिखा गया है, ये पूरा मिला के ये बोलना चाह रहा है कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र वह होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया को, वहाँ के जो पूरा वहाँ का जैवमंडल है उसको छेड़े बिना, उसमें कोई भी छेड़खानी किए बिना उसको वैसे के वैसे क्या कर देते हैं, संरक्षित कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैसे मैं अगर कुछ प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लूँ तो सिमलीपाल जो कहाँ है, उड़ीसा में। नौकरेक मेघालय में। पंचमढ़ी तमिलनाडु। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। और नंदा देवी उत्तराखंड में। तो ये प्रमुख हमारे क्या हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस एरिया के जो वहाँ पे मुख्य जैवमंडल, वहाँ पे मुख्य वहाँ का क्या होगा, वहाँ पे जैसे प्रकृति है वहाँ की, या वहाँ के जैसे आसपास में जैसा वातावरण है, उसको क्या करते हैं, उसको अच्छे से विधिवत क्या करना, उसका संरक्षण करना, उसको बोलते हैं हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। इसमें क्या है, वनस्पति जात और प्राणी जात। देखो वनस्पति जात क्या होता है कि एक एरिया में या फिर एक क्षेत्र में कोई वनस्पति ही होती है पर्टिकुलरली। जैसे मैं बोलूँ कि वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे देवदार के पेड़ होते हैं, उससे थोड़ा कम पे आए तो चीड़ के पेड़ होते हैं, उससे थोड़ा कम आते हैं चौड़ी पत्ती वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जिस वनस्पति जो वनस्पति मतलब एक विशेष वनस्पति जो होती है, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि यह उस वनस्पति जात का एरिया है, या उस वनस्पति जात का, इसको बोलते हैं उस वनस्पति जात का वहाँ पे है। और प्राणी जात किसी एक विशेष क्षेत्र में कोई एक विशेष प्राणी अगर विशेष मात्रा में मतलब कि एक अधिक संख्या में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राणी जात बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं यहाँ पे कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, वही चीज़ आ गया कि क्या हो गया, प्राणी जात वाला, कि जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है। वही चीज़ बोला उसने कि कोई एक विशेष क्षेत्र में क्या है, विशेष रूप में पाई जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे प्राणी की जगह इसमें बोलूँ आपको कि मैं बोलूँ इंडिया में, तो इंडिया में कैसे लोग रहते हैं,
थोड़ा गेहुआ कलर वाले। अगर वहाँ हम कहाँ पहुँच जाएं, अफ्रीका में, वहाँ कैसे रहते हैं, ब्लैक ब्यूटी मतलब काले वाले लोग रहते हैं। उधर अगर ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका साइड में चले जाएं तो वहाँ पे क्या है, गोरे लोग रहते हैं। तो क्या है कि एक विशेष एरिया में क्या होता है, वहाँ के वातावरण के हिसाब से वहाँ पे लोग भी होते हैं, मतलब कि वहाँ पे प्राणी भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर इंडिया में अगर मैं बोलूँ गिर नेशनल पार्क, वहाँ पे क्या शेरों के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट पार्क बोलूँ तो वहाँ किसके लिए है, टाइगर के लिए, शेर के मतलब किसके लिए, बाघ के लिए, है ना। और ऐसी जैसे मैं बोलूँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस कौन सा है, कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऐसे मतलब क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में कोई विशेष क्षेत्र में कोई स्पेसीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो, कहीं भी अगर कोई भी चीज़ में कहीं पे आपको पॉइंट में कहीं कन्फ्यूजन होती है, या किसी भी चीज़ को आपको लगता है कि हाँ वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरा का कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप जो क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछेंगे, या जिस टॉपिक के बारे में आपको लगता है कि हाँ हम जानकारी चाहते हैं, तो हम ज़रूर लाएंगे। आप वहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं, और आप जिनका जहाँ तक होता है सारे सवालों का मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि संकटापन्न जंतु कौन से होते हैं। नाम से पता चल रहा है संकट। संकट मतलब क्या है कि उसको क्या है, संकट, संकट क्या होता है, कोई क्या है संकट में, मतलब कि उसको खतरा है। तो संकटापन्न जंतु क्या होते हैं, देखो यह वह जंतु, संकटापन्न जंतु कौन से हैं, वह जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वह विलुप्त हो सकते हैं। देखो, संकटापन्न मतलब मैं बोलूँ कि जैसे अगर कोई राष्ट्रीय पार्क बनता है तो उसको स्पेशली इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे किसी विशेष जंतु अगर कोई संख्या में कमी आ रही है तो उनको संरक्षण देना, उनका बचाव करना। तो संकटापन्न जंतु वही होते हैं कि जिनकी संख्या दिनों दिन घट रही है और उनको क्या है, संरक्षण की आवश्यकता है। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं संकटापन्न जंतु, है ना। जिनको क्या है, संरक्षण की आवश्यकता है और उनको वो ख़त्म हो रहे हैं। अब ख़त्म होने के कारण क्या हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मानव उनका शिकार कर रहे हैं, है ना, या उनको उनकी ज़िंदगी जीने लायक वातावरण नहीं मिल रहा वैसा, है ना, वहाँ का वेदर वैसा नहीं है, या कुछ प्रकृति में ऐसी चेंजिंग आ गई है कि वो नहीं जी पा रहे हैं। तो ये हमारे अगर ऐसे जंतु में कोई संकट आता है तो उसको संकटापन्न जंतु बोलते हैं। ठीक है। जैसे अगर अभी पर्यटन में बोलूँ कि ऐसे गिद्ध वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, है ना। गिद्धों के बारे में अभी चल रहा है कि हाँ गिद्ध पहले इतने सारे होते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कौवों की संख्या कम हो रही है। तो ये क्या है कि एक कुछ उनके जैसे वो रहते थे उस हिसाब से उनको वातावरण नहीं मिल पा रहा उनका, उस हिसाब से उनको वहाँ पे। तो ये तब इनको बचाने के लिए कार्य होता है। तो इसलिए वो जो जंतु हैं, वो जितने ये चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं संकटापन्न जंतु। अब इनको संरक्षण के लिए क्या करते हैं, तो संकट के लिए एक बुक बनाई गई है, इसको रेड डाटा बुक बोलते हैं। उसके बारे में भी आगे बताता हूँ आपको। उससे पहले बात करते हैं परितंत्र के बारे में। परितंत्र क्या होता है, तो परितंत्र, अब चलो पहले इसको पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूँ परितंत्र अपनी लैंग्वेज में, जो कि आपको याद करने में अच्छी से याद कर लोगे। तो परितंत्र होता है कि किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, ये सभी मिलकर, ठीक है, ये सभी संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो, इतना पढ़ के वैसे समझ में आ ही गया होगा कि परितंत्र होता क्या है। परितंत्र में बोलूँ, ये कोई एरिया है, यहाँ पे पौधे भी हो रखे हैं ना, यहाँ पे क्या है, पौधे भी हो रखे हैं और जीव जंतु भी हो रखे हैं। ठीक है, और नदी नाले और डेल्टा, सब चीज़ जो मिक्स यहाँ पर पूरा बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, परितंत्र। ठीक है, सब चीज़ों का मिला जुला तंत्र परितंत्र, है ना, सिंपल सा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हाँ अभी मैं बोला था रेड डाटा बुक, उसके बारे में आ गया। चलो यहाँ पे कि रेड डाटा बुक क्या है। पहली बात तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। देखो, अगर इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, रेड, रेड क्या होता है, लाल। रेड कलर का यूज कब करते हैं, खतरे के लिए, है ना। चाहे रेड लाइट का बोलो, या कहीं भी अगर रेड का साइन हो तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ खतरे के लिए उसको साइन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब रेड डाटा बुक, अब रेड है मतलब खतरा, डाटा रखा है इसमें कोई कलेक्ट करके, बुक मतलब पुस्तक है। तो रेड डाटा बुक करता क्या है ना। और तो चलो पहले इसका देखते हैं रेड डाटा बुक करता क्या है। तो रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। आया कुछ दिमाग में, अभी संकटापन्न हमने पढ़ा था, जिनको खतरा है। अब
खतरा है। अब खतरा है करके हम बोलते रहें, उनके बारे में कुछ कार्य ना करें, ऐसे तो हो नहीं सकता। खतरा है जिनको, तो क्या करेंगे, संरक्षण देंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। तो बचाने के लिए एक बुक बनाई गई जिसको बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। उसमें क्या करते हैं कि जितने भी ऐसे जंतु या फिर जितने भी जीव जंतु या फिर कोई भी जानवर वगैरह अगर खतरे में हैं या उनकी क्या है संख्या दिनों दिन कम हो रही है, तो उस डाटा बुक में उनका नाम दर्ज कर देते हैं और फिर उनको बचाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में हमने ये देख लिया कि इसमें रिकॉर्ड होता है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक कौन छापता है, कोई आदमी बनाता है, कौन करता होगा इसको काम। तो रेड डाटा बुक जो छापने का पहली बात करते हैं, इसको जो प्रिंट होता है, ये जो मतलब जहाँ से कलेक्ट होता है डाटा, वो होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, जिसको बोलते हैं IUCN। अब इसका फुल फॉर्म भी दिमाग में आना चाहिए। हमने हिंदी में तो बोला अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, है ना। तो इंग्लिश में क्या होता है, तो आई से क्या होगा, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, यूनियन, या ठीक है यूनियन हो गया। ठीक है, सीधे बोल देता हूँ कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कि IUCN का फुल फॉर्म ये हो गया। अब रेड डाटा बुक जो ये पुस्तक है, डाटा कलेक्ट करना कब स्टार्ट किया गया, कब इसको पहली बार प्रारंभ किया गया। तो कभी ना कभी कोई कार्य प्रारंभ तो होता ही है ना। तो ये प्रारंभ जो हुआ था, ये हुआ था 1963 में। ठीक है, जब लगा मतलब मानवों को लगा कि यार ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ख़त्म होती जा रही हैं, और हम कैसे पता करें कि कोई सी चीज़ कब ख़त्म हो रही है या फिर ख़त्म होने वाली है। तो उसको अब चेक करने के लिए उन्होंने क्या करा कि हाँ, हम एक ऐसी किताब बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इन सब का नाम लिख देंगे, और जैसे जैसे इनकी संख्या में वृद्धि होती रहेगी या फिर बढ़ने लग जाएंगे, तो उसको उस बुक से उसका नाम हटा के जो दोबारा खतरे में पड़ेंगे उनको नाम हम रख देंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हिसाब से रखा जाता है। अब देखो ये रेड डाटा बुक में होता क्या है, या फिर जो संकट में आते हैं क्यों आते हैं, तो देखो मैंने बताया अभी कि वेदर चेंज होने की वजह से, है ना, और मानव के द्वारा वनों का अंधाधुंध कटाव, उनका दोहन करने की वजह से और उनका शिकार करने की वजह से, है ना, और जंगलों में आग लग जाती है। और ठीक इन सब का होता है। अब जो रेड डाटा बुक में होता है कि इसमें बहुत इन चीज़ों का इनका संग्रह किया जाता है कि जो संकट में हैं उनको उसमें लिख दिया जाता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक का आप इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसमें और डीप में वीडियो बनानी है तो मैं इसमें आपको वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था कब प्रारंभ हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लें कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे एग्जाम में आ भी रखा है, तो इसको याद कर लेना। और दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये हुआ था 1992 में। तो ये दो पॉइंट को अच्छे से याद करें कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और होप्स आपको पसंद भी आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इनको फैलाएं दोस्तों, क्योंकि जितना आप इनको शेयर करेंगे तो जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ज़रूरत है, जिनके जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको पढ़ाई के लिए या ट्यूशन फ़ीस के लिए इतने पैसे नहीं हैं, या आजकल लॉकडाउन, या फिर अभी तो लॉकडाउन से ख़त्म हो गया पर फिर भी स्कूल वगैरह ओपन नहीं हुए हैं, तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाए, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।